नमस्कार। मैं सुरेश कुमार, भूतपूर्व सैनिक। उम्र के आधार पर 10 साल पुरानी डीजल की, 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी को बैन करना, खासकर कार को बैन करना, किसी भी एंगल से न्याय संगत या तर्कसंगत नहीं है। सरकार को जनता का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में जनता की सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा होती है, लेकिन यहाँ ऐसा महसूस होता है कि जनता के लिए सरकार नहीं है, बल्कि पूंजीपतियों के लिए सरकार है। क्योंकि 10 साल और 15 साल पुरानी गाड़ियों को अगर आप स्क्रैप करेंगे, उससे सीधा फायदा पूंजीपतियों को होगा, आम जनता को उसको नुकसान होगा। आज इस वीडियो में हम तर्क के साथ यही बात करेंगे। हमें उम्मीद है जो समझदार लोग हैं उनको हमारे तर्क समझ में आएंगे। एयरफोर्स के रिटायर्ड एयर मार्शल ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। उनका कमेंट है कि 40 साल से ज़्यादा पुराने लड़ाकू विमान उड़ाते हैं, और जो पर्सनल गाड़ियां हैं 10 साल से पुरानी डीजल की और 15 साल से पुरानी पेट्रोल की, उसको बैन करना कैसे न्याय संगत हो सकता है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री ने भी इस बारे में एक पत्र लिखा है, जिस कारण से फिलहाल दिल्ली सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। लेकिन जो ये रोक है, ये एक टेम्परेरी रोक है। आने वाले समय में ये फिर से लागू की जा सकती है, जिससे जो आम जनता है, खासकर जो मध्यम वर्ग है, उनको सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। आज इस वीडियो में हम तर्क के साथ उन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले आप कोरोना काल को याद कीजिए। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी थी। कोरोना के समय मार्च 2020 में शुरू में लॉकडाउन लगा दिया था, बाद में दूसरा लॉकडाउन, फिर तीसरा लॉकडाउन, इस तरह से बढ़ा दिया था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोले, पब्लिक को वहां जाना शुरू किया, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी थी और कोरोना का टेस्ट होना भी जरूरी था। उस दौरान बहुत से मध्यम वर्गीय परिवारों ने, जिनकी कार लेने की हैसियत नहीं थी या उनके पास कार का बजट नहीं था, लेकिन कोरोना के डर के कारण पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने की बजाय अपनी कार खरीदी, लोन पे खरीदी। वो कारें अभी भी लोन पर हैं, और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात उन्हीं लोगों के लिए होगी, जैसे ही उनकी कार का लोन पूरा होगा, साथ ही साथ उनकी कार की लाइफ भी खत्म हो जाएगी। अगर ये कानून लागू होता है तो फिर उनकी कार स्क्रैप में जाएगी। आप अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग देखेंगे जिनके पास कार तो हैं, लेकिन उनकी कार इस्तेमाल बहुत कम होती है। यानी कार को वो घर से बाहर बहुत कम निकालते हैं। जब उनको काम होता है 15 दिन में, 20 दिन में, तभी वो कार को बाहर निकालते हैं। एक एक करके हम उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम वकीलों की बात करें, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट भी होते हैं। वहां पर जितने वकील हैं, ज्यादातर वकील उसी शहर में रहते हैं। कुछ वकील ऐसे हो सकते हैं जो गांव से शहर तक वकालत करने आते हों। ज्यादातर वकीलों के पास कार है, और उनकी कार कितनी चलती है, घर से कोर्ट तक, कोर्ट से घर तक, या कभी कभार घूमने जाने के लिए या अपनी कहीं रिश्तेदारी में जाने के लिए। यानी उनकी कार का इस्तेमाल बहुत कम होता है, जिस कारण से वो आयु सीमा पूरी करने के बाद भी उतना प्रदूषण नहीं करती कि जिस कारण से उनको बैन किया जाए या उनको स्क्रैप किया जाए। अगर हम पुलिस वालों की बात करें, तो पुलिस वालों की जो ड्यूटी होती है अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होती है, जिस कारण से बहुत से पुलिस वालों ने अपनी कार खरीदी हुई है, ताकि जब कभी उन्हें अपने गांव में जाना पड़े या अपने घर पर जाना पड़े, अपने पर्सनल व्हीकल से वो आराम से जा सकते हैं। क्योंकि जहां पे पुलिस वाले अपने ड्यूटी पे होते हैं, वो अपने क्वार्टर से अपने वर्किंग प्लेस तक ही जाते हैं, जिस कारण से उनकी कार जो है बहुत कम चलती है, और आयु सीमा पूरे होने के बाद भी उनकी कार वो प्रदूषण नहीं करती, जिस कारण से उनको स्क्रैप में बेचा जाए या उनको स्क्रैप कर दिया जाए, उन पर बैन लगा दिया जाए। आप डिफेंस में या पैरामिलिट्री फोर्सेज में काम करने वाले लोगों के बारे में देख सकते हैं। ज्यादातर ऑफिसर्स के पास वहां कारें होती हैं, कुछ जवान के पास भी या जेसीओ के पास कार होती हैं। उनकी कार भी कितना चलती है, क्योंकि जहां पर वो रहते हैं वहां पर उनके क्वार्टर होते हैं। उनके क्वार्टर से उनके वर्किंग प्लेस तक 5-4 किलोमीटर के दायरे में होता है, उतनी ही उनकी कारें चलती हैं। या बदली होने के बाद जब एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तभी उनकी कारें चलती हैं। डिफेंस में या पैरामिलिट्री फोर्सेज में काम करने वाले लोगों की कारें भी ज्यादा नहीं चलती हैं। अब आप सिविल सर्विस में देख लीजिए। सिविल सर्विस में चाहे वो डॉक्टर है, मास्टर है, या किसी और कार्यालय में काम करता है, वो अपने घर से वर्किंग प्लेस तक ही उन कारों को लेकर जाते हैं। और जिन भी कारों की हम बात करें, ज्यादातर इसमें सिंगल आदमी जाता है, क्योंकि नौकरी पर जब जाते हैं अकेला बैठकर उसको चलाता है, और उनकी कारें बहुत कम चलती हैं। सिर्फ आयु के आधार पर उनको बैन करना, स्क्रैप करना किसी भी तरह से न्याय संगत या तर्क संगत नहीं है। आप देखेंगे बहुत से शहरों में गांव से लोग आकर बसे हुए हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं
जो छोटा मोटा काम धंधा करते हैं और उन्होंने कार सिर्फ इसलिए ले रखी है क्योंकि बार बार उनको गांव में जाना पड़ता है, कभी शादी ब्याह अटेंड करने के लिए, कभी दुख दर्द में सहयोग देने के लिए। इस तरह से गांव से वो अटैच होते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने के बजाय वो अपनी कार में जाना पसंद करते हैं, जिस कारण से उन्होंने कार खरीदी हुई है। उनकी कार भी कई कई दिन में घर से बाहर निकलती है। इसी तरह से जो छोटे दुकानदार हैं या छोटे व्यापारी हैं, उनकी कार का भी कम से कम इस्तेमाल होता है। ऐसे मध्यम वर्ग में बहुत से लोग हैं, खासकर जो अधिकारी वगैरह भी हैं, वो अपनी कार का कम से कम इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह से 10 साल में डीजल की कार को बैन कर देना, स्क्रैप कर देना, या पेट्रोल की कार को 15 साल के बाद बैन कर देना या स्क्रैप कर देना किसी भी तरह से न्याय संगत या तर्क संगत नहीं है। गांव में भी ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जिनके पास अभी थोड़ी आमदनी बढ़ी है, उन्होंने भी अपनी कारें खरीद ली हैं सिर्फ इसलिए कि अपनी रिश्तेदारी में जाने आने के लिए। उनकी कार भी कई कई दिन में घर से बाहर निकलती है, ज्यादातर उनके घर में ही खड़ी रहती है। इस तरह से उनकी कार को भी अगर आप बैन करोगे, स्क्रैप करोगे, तो ये न्याय संगत नहीं है। इस तरह से आप अगर नजर दौड़ाएंगे आपके अगल बगल में जिन भी लोगों के पास कार है, वो अपनी कार का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको उससे ज्यादा जरूरत नहीं होती है। सबसे ज्यादा कार का इस्तेमाल कौन करता है? या तो राजनेता करते हैं, या फिर जो टैक्सी के रूप में चलाते हैं, प्राइवेट किराए करते हैं, वही उसका इस्तेमाल करते हैं। राजनेता इसलिए करते हैं, एक तो इलेक्शन के टाइम पे उनको कैंपेन के लिए हर रोज निकलना होता है, सुबह से शाम तक उनकी गाड़ी चलती है एक जगह से दूसरी जगह। जब इलेक्शन भी नहीं होता है और कोई कैंपेन भी नहीं करनी होती है, उसमें भी राजनेता अपने अपने इलाके में जाते हैं ताकि जनता से उनका संपर्क बना रहे और जनता के दुख दर्द में वो शामिल होते रहें या जनता के कुछ काम करवाते रहें। इस तरह से राजनेता की जो कार है वो बहुत ज्यादा चलती है। या फिर जो टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, किराए पर जो कार चलाते हैं, वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनकी कार इतनी नहीं चलती हैं और ज्यादातर जो कार हैं वो मध्यम वर्गीय परिवारों के पास ही हैं। इस तरह से आयु के आधार पर अगर कार को आप बैन करोगे या स्क्रैप करोगे, वो ज्यादातर परिवारों का उनका नुकसान होगा जो मध्यम वर्ग से आते हैं। बहुत से लोगों ने कार जो है लोन पर ली होती है, जब तक उनकी कार का लोन पूरा होगा तब तक उसकी कार की उम्र पूरी हो जाएगी और इस तरह से उसकी कार को बैन कर दिया जाएगा, स्क्रैप कर दिया जाएगा, जबकि वो बहुत अच्छी कंडीशन में होती है। वायु प्रदूषण करने के लिए कदम उठाने जरूरी है, लेकिन ये सही कदम नहीं है क्योंकि उनकी कार अच्छी कंडीशन में होती है और वो उतना प्रदूषण नहीं करती, जिस कारण से उनको बैन किया जाए या स्क्रैप किया जाए। बहुत से लोगों का अपनी कार के साथ अटैचमेंट भी होता है। अगर हम उदाहरण लें हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का, उन्होंने शुरुआत में एक मारुति 800 कार ली थी और जब वो प्रधानमंत्री बने उस समय भी वो कार उसके पास थी, जबकि वो 20-25 साल से भी ज्यादा पुरानी कार थी। उसके घर से जब वो निकलते थे हर रोज अपनी कार की तरफ एक बार देखते थे क्योंकि उसकी जिंदगी की वो सबसे पहली कार थी। भले ही वो मारुति 800 थी, लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे पहली कार थी और आखिर तक उन्होंने वो कार अपने घर पर रखी थी। प्रधानमंत्री का जो घर है उसके घर पर वो खड़ी होती थी और हर 2-3 दिन के बाद उस कार को स्टार्ट करके 2 राउंड लगा के वहां पे खड़े कर देते थे ताकि वो कार चलती हालत में रहे। उसका ऐसा ना हो कि खड़ी खड़ी की इंजन सीज हो जाए या कोई और कमी आ जाए और वो स्टार्ट ही ना हो या चले ही ना। जो हमने अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में बताया है ये सब पहले से मीडिया में आ चुका है, आप सबने देखा भी होगा, नहीं तो यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हो, आपको देखने को मिल जाएगा। 1 जुलाई से दिल्ली सरकार ने जैसे ही ये पॉलिसी लागू की, दिल्ली के जितने भी पेट्रोल पंप है सबको आदेश दे दिए कि कोई भी 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी को और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी को पेट्रोल या डीजल नहीं देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उन पेट्रोल पंप पर ऐसे कैमरे लगा दिए गए जिन कैमरों से गाड़ी जैसे वहां पर पहुंचती उसकी नंबर प्लेट से वो माइक में अनाउंस कर देता कैमरा अपने आप ही कि ये कार इतने साल पुरानी है और इसको डीजल या पेट्रोल नहीं देना है और इसको जब्त करना है। सरकार ने यह भी आदेश दिया था अगर कोई पेट्रोल पंप का मालिक सरकार के साथ सहयोग नहीं करेगा, इन गाड़ियों को जब्त कराने में मदद नहीं करेगा, उस पेट्रोल पंप के डीलर के खिलाफ सरकार कानून कार्रवाई करेगी। जिस कारण से दिल्ली पेट्रोल पंप के जो डीलर्स हैं उन सब ने मिलकर दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस दे दिया है। दिल्ली पेट्रोल पंप डीलर्स का तर्क है कि हम वो अथॉरिटी नहीं है कि किसी की कार को जब्त करें या जब्त करवाएं, हमारा काम पेट्रोल और डीजल बेचना है, ये काम हमारा नहीं है। हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है अगर दिल्ली सरकार पेट्रोल पंप के किसी भी मालिक के खिलाफ
कार्रवाई करती है तो इसको तुरंत हाई कोर्ट के संज्ञान में लाया जाए। उसकी जो अगली डेट पड़ी है वो सितंबर की कोई डेट है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री ने भी एक पत्र लिखा है और उन्होंने भी ये कहा है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। सिर्फ आयु के आधार पर बैन करना जायज नहीं है, जिस कारण से दिल्ली सरकार ने जो गाड़ियां जब्त करने का सिलसिला शुरू किया था, 80-85 गाड़ियों को जब्त भी कर लिया गया था, उन पर अभी रोक लगा दी गई है। लेकिन ध्यान रहे ये रोक सिर्फ टेम्परेरी है। आने वाले समय में दिल्ली सरकार फिर से ये कानून लागू कर सकती है और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली पूरे एनसीआर में इसको लागू किया जा सकता है, जिस कारण से दिल्ली एनसीआर में रहने वाले जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जिन्होंने लोन पर गाड़ियां ली हुई है या अपने बजट से बाहर जाके गाड़ियां ली हुई है और उनकी गाड़ी 10 साल में डीजल की और 15 साल में पेट्रोल की गाड़ी उस कंडीशन में नहीं होती कि उसको स्क्रैप किया जाए। एक तरफ सरकार ने कानून बना रखा है कि प्रदूषण की पर्ची बनवाई जाए। जब प्रदूषण की पर्ची बन गई है, उस पर्ची से साबित होता है गाड़ी या कार उतना प्रदूषण नहीं करती है कि इस पर बैन लगाया जाए। उसके बाद भी आयु के आधार पर उस पर बैन लगाना कैसे न्याय संगत हो सकता है। जिन गाड़ियों को बैन करना है उनको आयु के आधार पर बैन नहीं करना, बल्कि उनकी कंडीशन के आधार पर बैन करना चाहिए। अगर गाड़ी की कंडीशन सही है, उसको फिटनेस सर्टिफिकेट का एक सिस्टम बनाइए या धुआं पर्ची का सिस्टम बनाइए। वो धुआं उतना नहीं छोड़ती है, इतना प्रदूषण नहीं करती है जिस पर बैन लगा जाए। तो इसलिए आयु के आधार पर उस पर बैन लगाना जायज नहीं है। सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और पुनर्विचार करके ये छूट देनी चाहिए। आम जनता को भी इसके बारे में अपनी आवाज उठानी चाहिए। ये सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया में जनता जितनी आवाज उठाएगी, सरकार पर उतना दबाव बनेगा, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में जनता की सरकार जनता के द्वारा और जनता के लिए होती है। अगर सरकार ये कानून लागू करेगी, वो जनता के लिए सरकार नहीं हो सकती, फिर हम उसको यही कहेंगे ये पूंजीपतियों की सरकार है। जैसे आपने देखा भी होगा, चंदा दो धंधा लो, ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं, सोशल मीडिया पे लिखते भी हैं। और अगर ये पॉलिसी लागू होती है तो इससे तो यही साबित होगा कि सरकार कार की कंपनियों से चंदा लेती है और 10 साल बाद डीजल की, 15 साल बाद पेट्रोल की कार को स्क्रैप करके उन कंपनियों को सीधा फायदा पहुंचाती है, ताकि उनकी कारें बिके। जितनी ज्यादा उनकी कारें बिकेंगी, उतना ज्यादा चंदा वो सरकार को देंगे। गांव में अगर हम ट्रैक्टर की बात करें, सभी ट्रैक्टर डीजल से ही चलते हैं। ज्यादातर ट्रैक्टर सीजन में ही चलते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, हमारे घर पर भी ट्रैक्टर था। मैंने खुद भी ट्रैक्टर बहुत चलाया, लेकिन हमारा ट्रैक्टर जब चलता था वो सिर्फ सीजन में ही चलता था। जुताई के समय, जैसे बाजरे की बिजाई करनी उसमें, या सर्दियों में जब गेहूं की बिजाई की जाती है उसमें, या फसल को निकालते हैं उसमें, या फिर गेहूं की जो थ्रेसर से निकाला जाता है 15-20 दिन का सीजन होता है, उसमें ही चलता है। यानी कि पूरे साल में 2 से 3 महीने का अगर कंटिन्यू ले, उतना भी नहीं चल पाते हैं। धीरे धीरे इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना चाहिए। उसके लिए सरकार ने उन पर टैक्स कम करना चाहिए, और जो उन गाड़ियों की कीमत है वो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों से कीमत ज्यादा है, उस कीमत को रिड्यूस किया जाए, उस कीमत को कम किया जाए, ताकि आम जनता की पहुंच में वो आ जाए। जैसे डीजल के जो ऑटो थे उनको ई रिक्शा ने रिप्लेस कर दिया है। ज्यादातर डीजल के ऑटो चलन से बाहर हो गए हैं, रोड से आउट हो गए हैं। आप किसी भी शहर में जाके देखो, ज्यादातर ई रिक्शा आपको चलती मिलेंगी, डीजल के ऑटो बहुत कम मिलेंगे। इसी तरह से धीरे धीरे अगर इलेक्ट्रिक की गाड़ियां आ जाएंगी, उनकी कीमत कम होगी, सरकार टैक्स में छूट देगी, गाड़ी की कीमत कम होगी, तो लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना पसंद करेंगे और धीरे धीरे पेट्रोल की और डीजल की गाड़ियां अपने आप रिप्लेस होती जाएंगी। कानून के द्वारा जबरदस्ती इस तरह से करना ये किसी भी एंगल से जायज नहीं है। खासकर जो सर्विस वाले बंदे हैं या वकील हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करते हैं, हाई कोर्ट के बहुत से ऐसे वकील होंगे जिनकी आमदनी इतनी नहीं होगी, 15 साल के बाद पेट्रोल की या 10 साल के बाद डीजल की तुरंत दूसरी नई गाड़ी लेने के लिए तैयार हो जाए। जिसको भी लगता है कि सरकार का ये फैसला किसी भी एंगल से न्याय संगत नहीं है, उसको अपनी आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से उठानी चाहिए, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में अपना पक्ष रखना, अपनी आवाज उठाना, वो हमारा मौलिक अधिकार है। जनता अगर आवाज उठाएगी, सरकार को सुनना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो जनता के पास एक वोट का अधिकार होता है। उस वोट के अधिकार के माध्यम से सरकार को जनता अगले इलेक्शन में बाहर का रास्ता दिखा सकती है। जिस तरह से सरकार हमारी गाड़ियां जब्त कर रही है, इसी तरह से आप सरकार को शासन से बाहर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है हमारे ये तर्क बिल्कुल जायज हैं, इनके अलावा और भी कई तर्क हो सकते हैं, आपके पास हो सकते हैं, उन तर्कों के साथ सोशल मीडिया से अपनी आवाज उठाइए, ताकि सरकार को सोचने पर मजबूर होना पड़े
और सिर्फ आयु के आधार पर गाड़ियों को जब्त करना या उनको तेल न देना ये सही नहीं है। फिटनेस के आधार पर या प्रदूषण के आधार पर ही गाड़ियों को चलन से बाहर करना चाहिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।